शुभ मध्याह्न। आपका द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि संस्कृत की क्लास में हम पढ़ चुके हैं, माहेश्वर सूत्र, वर्ण से संबंधित और प्रत्याहार प्रयत्न हम पढ़ रहे थे, जिनमें से आभ्यंतर प्रयत्न पढ़ चुके हैं, बाह्य प्रयत्न चल रहा था। तो बाह्य प्रयत्न में कुछ बातें बता दी गई थी, लेकिन आइए चर्चा करते हैं। बाह्य प्रयत्न, बाह्य का मतलब बाहर, प्रयत्न माने होता है अभ्यास, यानी जब किसी वर्ण के उच्चारण में बाहर की ओर विशेष प्रकार का प्रयत्न किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बाह्य प्रयत्न। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ण के उच्चारण के दौरान मुख के बाहर लगने वाला विशेष प्रकार का बल या अभ्यास, वही बाह्य प्रयत्न कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछा जाता बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, इनकी कुल संख्या कितनी है? इनकी कुल संख्या 11, अर्थात एकादश इनकी कुल संख्या है। अब आइए एकादश इनकी जो संख्या है, इसमें हम आप चर्चा करते हैं। वो है 11 का क्या? पहला नाम लिया जाएगा अघोष। परिभाषा भी देख लेंगे और बातें भी इसमें सुनी है। अघोष, आ माने नहीं, घोष माने कंपन या क्षमता, अर्थात जीर्ण वर्ण के उच्चारण में, जीर्ण वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन या झंकार नहीं, तो उसे अघोष कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसी के साथ में रहेगा कीवा, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री अर्थात बोलने वाले का मुख खुला है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री का मुख खुला रहता है, अर्थात स्वर तंत्री का तात्पर्य बोलने वाले अर्थात मुख के अंदर जो भी बाहर की ओर स्वर तंत्रियां खुल जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विभाग। अब इसी विभाग के साथ में हम लोग चलेंगे तीसरा पॉइंट, अगला है स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों से ध्वनि स्वतंत्र या बिना झंकार बाहर की ओर निकलती। अघोष, विवाद, श्वास तीनों की परिभाषा लगभग एक समान हो जाती है। क्यों? क्योंकि तीनों के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो
सेम होते हैं। पहले ध्यान देंगे हम आप, अघोष जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन या झंकार नहीं होता है उसे अघोष कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री का मुख खुला रहता है, विवाह रहता है, खुला रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? विवाह कहेंगे। श्वास जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री से ध्वनि स्वतंत्र या बिना झंकार के बाहर की ओर निकलती है उसे क्या कहते हैं? श्वास। अब ध्यान दीजिएगा, यहां लिख दिया जाएगा नोट। नोट क्या होगा? अघोष विवाह श्वास। ध्यान दीजिए, ये तीनों एक हैं। अघोष विवाह श्वास के अंतर्गत किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा तथा ध्यान दीजिए, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और क्या, ये तीनों साथ। तो किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों साथ, इनका वास्तव जब उच्चारण होगा इसमें ना तो कंपन होगा, स्वर तंत्रियों से वर्ण बाहर की ओर स्वतंत्र रूप से निकलेगा, इनमें कभी झंकार नहीं। जैसे वर्ग का पहला, दूसरा और सा का सा। वर्ग का पहला, दूसरा का तात्पर्य आप सीधा सीधा जान सकते हैं, पूर्व में पढ़ाया जा चुका है। टू का मतलब टावर, चू का मतलब चावर, टू का मतलब टावर, टू का मतलब टावर, टू का मतलब पावर। ये देखिए, किसी वर्ग के पहले अर्थात का और था, पहला, दूसरा और तीनों सातों रहेगा। चू में चलेंगे चा, छा। संस्कृत वर्ण लिख रहे हैं इसलिए संस्कृत में व्यंजन के नीचे हलंत जरूर लगेगा। टू में चलेंगे टा, था। टू में चलेंगे ता, था। और पू में चलेंगे पा, फा। कहने का मकसद ये है, अगर कोई कहे वर्ग का पहला, दूसरा और सा, ये वर्ण आपके बाह्य प्रकृति के आधार पर क्या है, तो बाह्य प्रकृति के आधार पर ये सारे वर्ण तीन ऑप्शन होंगे। क्या? अघोष विवाह श्वास, अघोष विवाह श्वास, अघोष विवाह श्वास। ये आपके वर्ग के पहले, दूसरे और तीनों सवर्ण आते हैं किसके अंतर्गत? अघोष विवाह श्वास। अब आपसे अगर कोई पूछ ले कि का एक कैसा बाह्य प्रयत्न है, तो का एक अघोष भी है, श्वास भी है और विवाह भी है, जैसा इसमें दिया जा चुका है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कोई बाह्य प्रयत्न में पूछे कि तीन जोड़ा कौन कौन हुआ, अघोष विवाह श्वास, अघोष विवाह श्वास, ये साथ साथ आएंगे, जिसमें किसी वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण तथा तीनों सा आएंगे, अर्थात 10 और 3 कुल 13 वर्ण इसमें आते हैं। ये हो गए कुल 13 वर्ण किसके अंतर्गत? अघोष विवाह श्वास के अंतर्गत, जो बात में 3 पॉइंट हो गए। अब देखिए 3 जोड़ा और आपको बनाना होगा। ये तो 3 जोड़ा आपका बन चुका। अब आइए चर्चा करते हैं उसी बाह्य प्रयत्न में अगले तथ्य की ओर। अगला तथ्य कैसे इस पर बनाया जाएगा, चर्चा पर चर्चा की जाए अगले तथ्य से। तो अगला जो 3 विकल्प आपका बनेगा वो भी एक जोड़ा के रूप में बनेगा। ध्यान दीजिएगा, 4, इसको कहेंगे सघोष, इसी का नाम घोष भी। चाहे आप इसे घोष कहो चाहे सघोष कहो, बात एक ही है। देखिए इसमें क्या परिभाषा होगी, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंतुओं में कंपन या झंकार
होता है तो उसे सघोष या घोष। अब ध्यान दीजिएगा, पांचवा पॉइंट क्या होगा? से जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां से रगड़ते हुए वर्णों का उच्चारण तो रगड़ने का तात्पर्य वही, फिर इसमें कोई कंपन की बात हो गई। अगला छठा नंबर संवाद। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों का मुख बंद या ढका उसे संवाद। अब ध्यान दीजिए, जैसे अघोष श्वास विवाद में तीनों एक विकल्प, वैसे सघोष नाद और संवाद में भी तीनों एक विकल्प होंगे। कहने का मकसद ये है, लिखा जाएगा सघोष नाद संवाद के अंतर्गत किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा या वा ला और इसमें भाग तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा या वा ला आते हैं। अब मैंने कहा है कु, चु, तु और पु। ध्यान दीजिए, कु, चु, तु में अब हो श्वास विवाद में पहला, दूसरा और सा तीनों सा आया था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब हम चलेंगे बाह्य प्रयत्न में तीन और विकल्प लेकर के सघोष नाद संवाद में, तो उसमें पहला दूसरा छोड़ के तीसरा, चौथा, पांचवा या वाला वर्ण आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा का मतलब यहाँ हो जाएगा गा, चौथा का मतलब घा, पांचवा का मतलब ना। तो गा, घा, ना और या वाला। और ध्यान दीजिएगा, चू में जा, झा, न्या और या वाला तो रहेगा ही। अब ध्यान दीजिएगा, टू में डा, धा, टू में ता, था, दा, टू में पा, फा, फा। इस तरह से सॉरी, इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा आना चाहिए। टू में दा, धा, ना, टू में पा,
ये रहा। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और या बारहवा, ये तीन ऑप्शन में आएंगे। तीन ऑप्शन होंगे क्या? सघोष, नाद, संवाद। अच्छा, पहला, दूसरा और तीनों सा किसमें थे? अघोष, श्वास, विवाह। अघोष, श्वास, विवाह, ये रहा पहला, दूसरा, तीनों सा। और सघोष, नाद, संवाद, ये वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, या, वारा, ला और हा। अब ध्यान दीजिएगा, ये तीन विकल्प अलग हो और वो तीन विकल्प अलग होंगे किसी वर्ण के साथ, ये तीन का रेशियो बनेगा। लेकिन अभी दो विकल्प और बचे हैं, उन्हें भी हम आप देखेंगे। उसके बाद तब वर्ण की पहचान की ओर चलें। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार केवल नाम लिख करके और वर्णों को पुनः लिख दें, तब उसके बाद जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है उस हिसाब से हम आप क्वेश्चन बनाएं। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं बाह्य प्रयत्न में। 6 बाह्य प्रयत्न हम देख चुके हैं और होते कितने हैं? 11। तो पहले हम 6 को इकट्ठा लिख देते हैं। तो 6 बाह्य प्रयत्न इकट्ठा लिखने का मकसद इसलिए रहा क्योंकि हम आप इसे समझ सकें। तो ध्यान दीजिएगा, पहला अवरोध, दूसरा क्या रहा? श्वास, तीसरा क्या रहा? विवाह। इन तीनों का एक जोड़ा बना। फिर इसके बाद सघोष कहा जाए चाहे घोष कहा। उसके बाद नाद, उसके बाद सम। इन तीनों का जोड़ा एक जगह बनाया जाए। अब ध्यान दीजिए, अघोष, श्वास, विवाह में आपने पढ़ा था वर्ग का पहला, दूसरा वर्ग और साथ में शा, शा, सा। तो पहला, दूसरा वर्ण और शा, 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 ये हुआ। सघोष में आपने क्या पढ़ा था? तीसरा, चौथा, पांचवा। साथ में या, वा, रा, ला और ये वर्ण पढ़ा था। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अगर कोई पूछ ले कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर का एक क्या, तो का देखिए मित्रों किसी वर्ग का होता है पहला, तो किसी वर्ग का पहला कहाँ रहेगा? ये देखिए। अब का कहने का मकसद हुआ 3 विकल्प। कौन कौन? अघोष, श्वास, विवाह। कोई कहने भाई ये सा कहाँ होगा? तो सा देखिए इसमें है आपका अघोष, श्वास, विवाह। कोई कहे जरा बताओ गा कहाँ होगा? तो गा किसी वर्ग का होता है तीसरा, का, खा, गा। तो देखिए गा इसमें तीसरा है, तीसरा वाला कहाँ रहेगा? सघोष, नाद, संवाद। ये तो 3 का जोड़ा और 3 के जोड़ों के जो वर्ण होंगे वो सेम यही वर्ण सबके होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, 7वां पॉइंट आपका आएगा अल्प प्राण। अल्प माने कम, प्राण माने वायु या ध्वनि। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम ध्वनि या वायु निकलती हो उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम ध्वनि या वायु निकलती हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अल्प प्राण। तो अल्प प्राण आपके देखिए होंगे क्या? ध्यान दीजिएगा, इसमें आएंगे कौन कौन वर्ण? लिखा जाएगा इसके अंतर्गत वर्ग। ध्यान दीजिए, पहला, तीसरा, पांचवा तथा
एक एक कर गैप है, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, या वाला, या वाला, ये सारे वर्ण आएंगे किसके अंतर्गत? अल्पप्राण। अब देखिए यही क्वेश्चन बन गया। आप देख रहे होंगे या अल्पप्राण में भी है और या आपके सघोषनाद संवार में भी, यानी या कहने से 4 ऑप्शन आपको याद होना चाहिए। 4 ऑप्शन या में कौन कौन? अल्पप्राण, सघोषनाद संवार। कोई कहे बताओ गा कहाँ होगा? तो गा किसी वर्ग का तीसरा, जा किसी वर्ग का तीसरा, बा किसी वर्ग का तीसरा, यानी जो तीसरे वाले हैं वो अल्पप्राण भी है और तीसरा कहाँ है? सघोषनाद और संवार में भी है। अगला पॉइंट चलेंगे 8वें नंबर पर, उसका नाम है महा। महा माने अधिक, प्राण माने वायु ध्वनि, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक ध्वनि या वायु निकलती है उसे क्या कहते हैं? महाप्राण। क्या कहते हैं मित्रों? महाप्राण कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, ये तो हुआ, बचा क्या? दूसरा चौथा। यहाँ लिख देंगे इसके अंतर्गत वर्ग का दूसरा चौथा तथा ओस हो गए। ओस का मतलब होता है स, श, और कहने का मकसद ये हुआ महाप्राण के अंतर्गत दूसरा चौथा शाह। अब ध्यान दीजिएगा दूसरा कहाँ कहाँ हो सकता है? दूसरा आपका मिल गया महाप्राण, दूसरा आपका मिल गया क्या? अघोषवास विभाग, यानी एक वर्ण के 4 विकल्प होंगे। कितने विकल्प? 4 विकल्प। अब आप बहुत ध्यान पूर्वक याद कर सकते हैं। जैसे पूछ लिया कि बाह्य प्रश्न के आधार पर था किस प्रकार का वर्ण है, तो था किस प्रकार का वर्ण है? पहली बात तो हम इन तीनों का ऑप्शन अलग अलग करके देख लेंगे। था किसी वर्ग का है, किसी वर्ग का दूसरा, और दूसरा है कहाँ? यहाँ। तो ये कहने का फा कहने से अघोषवास विभाग निकल आए। फिर आप चले आइए अल्पप्राण महाप्राण। अल्पप्राण महाप्राण में ये आपको जानना है कौन दूसरा है, तो किसी वर्ग का दूसरा आता है किसके अंतर्गत? महाप्राण। तो कहने का मकसद ये है फाए अघोष श्वास विभाग और महाप्राण। तो आप देख रहे होंगे यही आपको ऑप्शन मिलेगा अच्छा कि बताइए कौन सा वर्ण बाह्य प्रत्यय की दृष्टि से क्या है। अब तो आशा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग इस पॉइंट को क्लियर कर चुके होंगे। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि कौन वर्ण किस प्रयत्न में आता है, तो आप लोग बाह्य प्रयत्न वाले वर्णों को समझ गए। बाह्य प्रयत्न वाले वर्णों को समझने के लिए आपको अघोषवास विभाग अलग, सघोषनाद संवार अलग, अल्पप्राण महाप्राण जैसे 2 में से कोई एक वर्ण रहेगा। इस तरह से आपके 8 बाह्य प्रयत्न हो गए। अब बाह्य प्रयत्न है कितने? 11। अभी आपके कितने बचे हैं? 3। तो आइए तीनों की चर्चा और कर लेते हैं। इसको आप लोग क्रम से याद कर लीजिएगा कि कौन किसके अंतर्गत आए। ये रहे आपके अल्पप्राण महाप्राण अलग अलग, श्वास विभाग अघोष अलग, सघोषनाद संवार अलग। इस तरह से आपके 8 बाह्य प्रयत्न हो गए और 3 बाह्य प्रयत्न और होते हैं। आइए उनकी भी बात कर लेते हैं। इनसे क्वेश्चन बनता है आपके यूपी टेट और सुपर टेट की इच्छा। तो यूपी टेट सुपर टेट की दृष्टि से आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में मैंने आभ्यंतर प्रयत्न पढ़ाया, लेकिन अब बाह्य प्रयत्न चल रहा है। तो आइए बाह्य प्रयत्न में 9वां पॉइंट देखते हैं। उसका नाम है उदाहरण।
इसको शॉर्टकट में कह सकते हो उच्चैरुदात्त। कहने का मकसद क्या है? उच्चई, जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ऐसे तो होगा उच्चई प्लस उदात्त। उच्चई माने ऊंचे, यानी जो जीवा कंठताल के ऊपरी भाग से उच्चरित होता है उसे हम क्या कहेंगे? उदात्त। यानी जो उदात्त बाह्य प्रयत्न है ये कंठताल या जिह्वा के ऊपरी भाग से उच्चरित होता है, इसीलिए देखिए इसको कहेंगे उदात्त। यहाँ देखिए स्पष्ट हो गया उच्चई, यानी उच्चले स्थान से जिह्वा या कंठताल के ऊपरी भाग से जिनका उच्चारण होता है ऐसे उच्चारण को हम क्या कहते हैं? उदात्त। अब ध्यान दीजिएगा, उच्चारण के आधार पर इसमें स्वर आए। तो अगर कोई पूछे कौन वर्ण आते हैं तो उच्चारण के आधार पर अगर थोड़ा सा उच्चारण बढ़ा के कर दिया गया तो वही क्या होगा? उदात्त हो गया। अब यहाँ की बातें आइए चर्चा करते हैं। कहने तात्पर्य ये है उच्चारण के आधार पर इसमें स्वरों की गणना की जाती है। इसके आधार पर उच्चारण। अब आइए 10वां पॉइंट चलते हैं, उसका नाम है अनुदात्त। अनुदात्त इसमें देखिए क्या होता है? 60 में निचैरन आता। निचैरन को जब रा को विसर्ग में बदलेंगे तो हो जाएगा नीचई प्लस उदात्त। नीचे माने नीचे, अर्थात जो कंठताल या जिह्वा के निचले भाग से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उसे क्या कहते हैं? अनुदात्त कहते हैं। किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण यानी जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा या कंठताल के निचले भाग से होता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुदात्त। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए थोड़ा नोट लिखना पड़ेगा। वैदिक मंत्रों के वर्णों के नीचे परिरेखा या इसे कह सकते हो क्षैतिज रेखा। परिरेखा क्षैतिज रेखा का मतलब यही है। परिरेखा क्षैतिज रेखा के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी जो वैदिक मंत्र होते थे उन्हीं मंत्रों में जो वर्ण होते थे उन्हीं वर्ण के नीचे अगर परिरेखा कहीं खींचे दिख जाए तो समझ जाइए वो क्या है? अनुदात्त। कहने का से कहीं लिखा हो ओम सहनावतु, अगर इसके नीचे अगर कहीं भी परिरेखा से खींचे दिख गई, यही परिरेखा का नाम क्या होता है? अनुदात्त होता है। अब तो अपेक्षा करता हूं कि आप लोग अनुदात्त को समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिए 11वां अंतिम पद, जिसका नाम है स्वरित। क्या नाम है मित्रों? स्वरित नाम है। तो स्वरित में क्या चर्चा की जानी चाहिए? स्वरित में परिभाषा है उदात्त एवं अनुदात्त संयुक्त रूप स्वरित है। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी नोट रहेगा। वैदिक मंत्रों के वर्णों के ऊपर हरियाली
लंबवत रेखा के रूप प्रयोग किया। स्वरित का मतलब हुआ जब इन्हें उदात अनुदात की ध्वनियों को आपस में मिला देंगे तो उनका नाम क्या होगा? स्वरित होगा। चिन्ह क्या है? वैदिक मंत्रों के वर्णों के ऊपर अगर लंबवत खड़ी रेखा खींच दी गई तो उसी का नाम स्वरित होता था। जैसे कहीं लिखा हो ओम सा नभुनक्तु, ओम सा नभुनक्तु। अगर इनके ऊपर ऐसे रेखा खींच दी गई तो ध्यान दीजिए यही खड़ी रेखा का नाम ही क्या कहलाएगा? स्वरित कहलाएगा। और जो बड़ी रेखा से खींच दी जाएगी उसका नाम क्या होगा? स्वरित होगा। तो बाह्य प्रयत्न कुल कितने होते हैं? 11। और संख्या में कितनी हो गई? 11। ये सभी स्वरों की ध्वनियों की पहचान कराते हैं और बाकी जो वो 8 थे वो आपके व्यंजन वर्णों की पहचान करा देते हैं। उदात, अनुदात, स्वरित। उदात वर्णों या स्वरों का उच्चारण जिह्वा के ऊपरी भाग से, अनुदात निचले भाग से जिह्वा के। स्वरित दोनों का संयुक्त रूप क्या कहलाएगा? स्वरित कहलाएगा। किसके नीचे बड़ी रेखा? अनुदात। किसके ऊपर खड़ी रेखा? स्वरित। तो इस तरह से आपके ये पॉइंट हो गए बाह्य प्रयत्न से संबंधित। बाह्य प्रयत्न से संबंधित अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा गया तो हम आप चर्चा कर रहा इन वर्णों को आसानी से या शीघ्रता से सीख सकते हैं। तो कहने का मकसद ये हुआ मित्रों, आपको आभ्यंतर प्रयत्न पढ़ाया जा चुका और बाह्य प्रयत्न पढ़ाया जा चुका। इसका दोनों का एक स्थान पर हम बनवा दे रहे हैं पूरा कॉलम, ताकि इकट्ठा आपको ज्ञान मिल सके। ये रहा प्रयत्न, इसके 2 भेद। एक का नाम है आभ्यंतर प्रयत्न और एक का नाम है बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर की संख्या 5 है, इनकी संख्या 11 है। आभ्यंतर में 5 के नाम हम पढ़ चुके हैं, जिसमें से आपका रहा होगा स्पृष्ट प्रयत्न, दूसरा नाम रहा होगा ईसत स्पृष्ट, तीसरा नाम रहा होगा विपरीत, चौथा नाम रहा होगा ईसत विपरीत, पांचवा नाम रहा होगा संवृत। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें का से लेकर मा तक के सभी वर्ण आएंगे स्पृष्ट प्रयत्न। ईसत स्पृष्ट में केवल अंतःस्थ वर्ण समझ गए होंगे, या वा रा, ये सब आभ्यंतर प्रयत्न। विपरीत में आपके सभी अच स्वर जिनमें मुख खुला रहता है, सभी अच स्वर का मतलब कितने? 9 आपके जो स्वर वर्ण हैं संस्कृत के वही आएंगे। ईसत विपरीत में केवल आपके ऊष्म वर्ण हैं। ऊष्म वर्ण का मतलब शा, शा, सा और संवृत में प्रयोग के आधार केवल ह्रस्व आय प्रयोग के आधार। अब ये हो गया आपका आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न होते कितने हैं? 5। पांचों का मैंने विशद वर्णन दिखाया भी था पूर्व में, लेकिन अब ये इकट्ठा आपके लिए सिलेबस में बना दिए जा रहे हैं ताकि आपको एक जगह मिल जाए और एक जगह से सीख सकते हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्न 5, स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, विपरीत, ईसत विपरीत, संवृत, ये आपके आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। बाह्य प्रयत्न देखिए 11 में मैंने नाम लिखाया होगा
सोचिएगा वो 11 है, तो सोच में समझ सकते हैं। अब होश, दूसरा रहा होगा श्वास, तीसरा रहा होगा विवाह। यह तो एक जगह चला क्रम, इनका तीनों का एक क्रम बना। फिर इसके बाद चौथा सबहोश, पांचवा नाद, छठा संवाद। इन तीनों का एक विकल्प अच्छा हो गया। अगला है अनुप्राण, आठवां है महाप्राण, नौवां है उदात्त, 10वां है अनुराग और 11वां है सत्य। इस तरह से मित्रों आपके ये हो गए बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न 11, मैंने कहा जोड़ा जरूर याद करना है। इन तीनों का जोड़ा एक, इन तीनों का जोड़ा एक, अनुप्राण महाप्राण में से कोई एक, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उदात्त अनुदात्त स्वरित की कभी कभी परिभाषा पूछी जाती है। अपेक्षा करता हूँ कि बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों से संबंधित आपको विशद व्याख्या मिल चुकी होगी। और वीडियो को देखें और देख करके अपने आदर्शप्रक वचन द्वारा इसे जैसा आपको लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट हमारे लिए मार्गदर्शक बनेगा। और वीडियो देखने के बाद आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें वीडियो में जैसा आपको लगे। धन्यवाद।